दोस्तों नमस्कार। स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, ये बात हमने बचपन से सुनी है। और 80% बीमारियां होती हैं खराब खाने से और खराब पानी से। और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो सुधार के लिए, आपके स्वास्थ्य को रिकवर करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। और अगर ये पता लगे कि जो दवाइयां आपको दी जा रही हैं वो भी घटिया स्तर की हैं, तो समझिए समाज का क्या होगा। ये आज चिंता का सबसे बड़ा सवाल है। कल भी मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई गई थी फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, लेकिन बिचौलियों के दबाव में उन गाइडलाइंस को वापस ले लिया गया। अब ये क्यों लिया गया? जो तथ्य सामने रखे गए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। और अगर वो सच है तो आज का वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप कल का वीडियो देखें, उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। इस डिटेल्स में आप वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि समाज में किस तरह का हम लोगों को खाना मिल रहा है, किस तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं। क्योंकि अगर इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा, नागरिक अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो इस पूरे डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ये वास्तव में एक चिंता की बात है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि भारत सरकार का जो एक डिपार्टमेंट है, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन ग्रुप बोर्ड, उन्होंने 2 अगस्त को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसका पर्पस था प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। उसमें यह कह के उसको वापस करवाया गया, उसमें 44 पॉइंट थे। उसको ये कह के वापस कराया गया कि जो जेनेरिक दवाइयों के लिए उसमें गाइडलाइन दी गई है कि डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाइयों का नाम लिखना चाहिए, हिंदुस्तान में जितनी भी जेनेरिक दवाइयां हैं उन पे डॉक्टरों को भरोसा नहीं है, मतलब वो घटिया स्तर की दवाइयां हैं। और उसका जस्टिफिकेशन मेडिकल एसोसिएशन ने ये दिया है, डॉक्टर्स की संस्था ने, कि मात्र 0.1% का ही टेस्ट होता है, तो हम कैसे मान लें कि क्वालिटी सही है। दोस्तों, बात गंभीर है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, क्या भारत सरकार उससे सहमत है कि जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो घटिया हैं? अगर ऐसा है तो जन औषधि केंद्र में मिलने वाली जितनी भी दवाइयां हैं, क्या वो भारत के नागरिकों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने ये 44 जो गाइडलाइंस थी इस नोटिफिकेशन में, उनको वापस क्यों लिया? क्या तथ्य थे? क्या भारत सरकार मेडिकल एसोसिएशन के सामने ये नहीं पूछ सकती थी कि आप अपने तथ्य रखिए और हमारे पास अपने एविडेंस हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, लॉबिंग के आधार पर बात नहीं होगी? भारत सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात और बढ़ जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, हम पूरी दुनिया को दवाई बना के देंगे और सस्ती अच्छी दवाई देंगे, लेकिन हम अपने नागरिकों को भी नहीं दे रहे। ये इसलिए और चिंता हो जाती है क्योंकि ये जानकारी कि भारत की जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है और भारत सरकार ने इसलिए जो कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया, ये जानकारी इंटरनेट पे है और सारी मेडिकल एसोसिएशन के पास पूरी दुनिया में ये पहुंच चुकी होगी, क्योंकि जितने भी फार्मास्यूटिकल जर्नल भारत से पब्लिश होते हैं उन सब ने इस न्यूज़ को कवर किया। तो छोटा सा डिसीजन पूरी दुनिया में पहुंच गया। अगर कल को भारत की दवाइयां दुनिया के दूसरे देशों में रिजेक्ट होने लगती हैं तो हम किस मुंह से कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि हमारे अपने डॉक्टर कह रहे हैं कि जेनेरिक दवाइयां खराब हैं। भारत सरकार उनकी बात को फेस वैल्यू में लेके मान रही है और नोटिफिकेशन विड्रॉ कर रही है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों? इसीलिए मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री कार्यालय को तुरंत इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इसको प्रोसीजरल मैटर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें देश की जनता की सेहत और हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साख दोनों दाव पे लगे हुए।
क्या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इस पे सीबीआई इंक्वायरी की जांच बैठाएगा कि ये जो तथ्य दिए गए हैं प्राइवेट कंपनी में क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं थे तो किस दबाव में आके भारत सरकार के मंत्रालय ने नोटिफिकेशन वापस लिया, कौन लोग थे, कौन बिचौलिए थे, किन किन का वेस्टेड इंटरेस्ट था। ये देश की जनता की सेहत और भारत की दुनिया में साख दोनों आज दांव पर है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेनेरिक दवाइयों का जो कार्यक्रम है वो चलता कैसे, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। और अगर ये लगता है कि सुधार नहीं है तो सुधार करना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों में, अपने ग्रुप में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि एक अच्छी जानकारी सब तक पहुंचे। और आप अपने कमेंट्स भी लिखिए कि किस तरह से जेनेरिक मेडिसिन पे भरोसा और बढ़ाया जाए। फर्क मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद जेनेरिक मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं। 80 से 90% की सेविंग आराम से होती है, तो बाकी लोग क्यों नहीं सेविंग करेंगे। और प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषण में बोलते हैं कि हमने करीब 2000 के आसपास दुकानें खोल दी हैं, 20,000 करोड़ के आसपास आम आदमी का पैसा बचता है, हम ये दुकानें 10,000 कर देंगे तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास आम आदमी का पैसा बचेगा। एक तो सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, लोग अच्छा इलाज करा पाएंगे और पैसे की वेस्टेज नहीं होगी, और कुल मिला के समाज का भला होगा। तो अगर ये प्रयास अच्छा है तो कौन लोग हैं जो इसको सैबोटेज करने में लगे हुए हैं, इसीलिए चिंता इस बात की है। और मैं मोदी जी से कहूंगा आपके माध्यम से कम ऐसे लोगों को कटघरे में लाएं जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं और भारत की प्रगति में बाधक बन रहे हैं। दोस्तों, जहां तक बात है कि जेनेरिक मेडिसिन की, तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत एक डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसका काम है भारत के अंदर जो भारत सरकार दवाइयाँ खरीदती है, डिवाइसेस खरीदती है, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता की जांच करना। अब कहने का मतलब यह है कि क्या ये पूरा मंत्रालय और ये डिपार्टमेंट सब भ्रष्ट है, पैसे खा के घटिया दवाइयाँ पास करवा रहे हैं? अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच जरूरी है। या तो ये अधिकारी इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है, अगर खराब दवाइयाँ आ रही हैं तो। और अगर खराब दवाइयाँ नहीं खरीदी जा रही हैं तो भारत सरकार ने फिर इंडस्ट्री लॉबीज के दबाव में आके ये नोटिफिकेशन वापस क्यों लिया, अगर क्वालिटी अच्छी थी तो? और ये क्यों माना कि क्वालिटी खराब है इसलिए आपको जेनेरिक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो ये चिंता की आज बात है। जहां तक बात है क्वालिटी सिस्टम की, भारत सरकार के हर डिपार्टमेंट के पास क्वालिटी सिस्टम है। यहां तक कि भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो क्वालिटी रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करते हैं। लैब कैसे काम करेगी, इंस्पेक्शंस कैसे होंगे, इंस्पेक्टर्स की क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। सैंपलिंग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का पूरा मानदंड है, उसकी गाइडलाइंस है। तो ये कहना कि मात्र 0.1% दवाइयों का ही सैंपलिंग होता है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। और आने वाले समय में भी टेस्ट मेथड कौन से होंगे, इसमें भी बीआईएस की गाइडलाइंस है। लैब सर्टिफाई कैसे होंगे, इसमें क्यूसीआई की गाइडलाइंस है। और सैंपलिंग और सोर्सिंग का काम पीएमबीआई का है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और जो दुकानों में सामान बिकता है, पीएम जन औषधि दुकानों में, वहां पे भी क्वालिटी चेक, रैंडम सैंपलिंग हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीजें ट्रेसेबिलिटी में आ सकती हैं। इनके लिए कानून बन सकते हैं, ऐप्स बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, और पूरी दुनिया कर रही है। छोटी छोटी कंपनियां कर रही हैं, तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? ये अपने आप में एक चिंता की बात है। अब सवाल यह है कि क्या इस अगर गड़बड़ है तो सुधार नहीं हो सकता? बहुत आसान है। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये डुएबल है। हर कंपनी करती है, हर देश करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले एंश्योर 100% ट्रेसेबिलिटी। रॉ मटेरियल से लेकर जन औषधि दुकान तक बिकने के लिए हर चीज पे क्यूआर कोड और बार कोड आप लगा सकते हैं ट्रेसेबिलिटी के लिए। कौन सी चीज कहां से कब निकली, किधर लोड हुई, अनलोड हुई, जैसे आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट करते हैं,
हर चीज़ रिकॉर्डेड रहती है। क्या ये दवाइयों में नहीं हो सकता? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। अगले 1 से 2 साल के अंदर पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, खासकर जहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सिंग है और एक्सपोर्ट्स है, उसको 100% ब्लॉकचेन ओरिएंटेड कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का शक शुबा ना रहे, घोटालों की गुंजाइश कम से कम हो जाए। जितनी भी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे दवाइयाँ और फूड सैंपलिंग होती है, इन सबको ऑनलाइन कर दिया जाए, और जो भी सैंपल आता है उस सैंपल के साथ इंस्पेक्टर का नाम और एनालिस्ट का नाम लिखा होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी सैंपल बाजार में घटिया पाया जाता है तो उसका ट्रेसेबिलिटी किया जाए कि ये सैंपल कहाँ से किस इंस्पेक्टर ने उठाया था और लैब रिपोर्ट क्या बोलती है। इससे ये पता लगेगा कि क्या हमारा जो इंस्पेक्शन सिस्टम और लेबोरेटरी सिस्टम है, कहीं वो तो करप्ट नहीं है। और हकीकत यह है कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। सैंपल्स बदले जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, गलत रिपोर्ट्स इशू की जाती हैं। करप्शन, इंस्पेक्टर राज जिसको हम बोलते हैं, इंस्पेक्टर्स में करप्शन और लैब में करप्शन कोई नई बात नहीं है, कॉमन बातें हैं। जो लोग ट्रेड में हैं वो जानते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। इसके अलावा जो रैंडम सैंपलिंग, अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि जो दवाई मैंने ली है, अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ ऑनलाइन, तो इंस्पेक्टर हेड ऑफिस से आना चाहिए, वहाँ का सैंपल लेना चाहिए और टेस्ट करके क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि क्या सब कुछ ठीक है या गड़बड़ है। इसी तरह से जितनी भी आउटलेट्स पे दवाइयाँ बिक रही हैं जन औषधि केंद्र पे, उन सब को डिजिटाइज कर देना चाहिए। सबके यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होनी चाहिए, ऐप के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो। क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगा कि किस दुकान में कितनी सप्लाई गई और कितनी बिकी, तो आप डुप्लीकेट दवाइयों का पता नहीं लगा पाएंगे, घटिया दवाइयों का पता नहीं लगा पाएंगे। तो सब कुछ आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से अगर हम डिजिटाइज कर देंगे तो 99% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर घटिया कंपनियां फिर भी माल बनाती हैं तो उनकी पेनल्टी फिर 5,000 या 10,000 नहीं, उन सब के ऊपर जो पेनल्टी प्रोविज़न है वो उसके टर्नओवर से लिंक कर देना चाहिए। अगर कंपनियां घटिया माल बनाते हुए पकड़ी गई तो जितना पिछले साल का टर्नओवर था उसका 50% फाइन कर दिया जाए। क्योंकि जब इंसेंटिव ही नहीं रहेगा 2 नंबर काम करने का, तो कोई क्यों करेगा? ये बात हमें समझनी होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? क्या जेनेरिक मेडिसिन वास्तव में इतनी खराब है? मेरे पास बहुत फीडबैक आ रहे हैं कल के वीडियो पे। लोगों ने कहा नहीं साहब, जेनेरिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे कोई कमी नहीं दिखी। लेकिन भारत सरकार का ये मानना कि जेनेरिक मेडिसिन खराब हैं और वो भी बिचौलियों के कहने पे, और उस बेस पे नोटिफिकेशन को विड्रॉ करना, ये वास्तव में चिंता की बात है। इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कह रहा हूँ, मोदी जी को कह रहा हूँ, इस पूरे केस की सीबीआई जांच हो कि कौन लोग थे जो आपके सफल प्रयास को फेल करने में लगे हुए। ये 44 गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए और इस पे सख्ती से अमल किया जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? खराब खाना, खराब दवाइयाँ, खराब पानी, इस देश में कब तक आम आदमी घटिया दवाई, घटिया खाना खा के जिंदा रहेगा? ये हमें समझना होगा। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद।